हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो कि CUET PG फिलॉसफी का पेपर होगा। ये आपका 23 मार्च 2024 को सेकंड शिफ्ट में ये एग्ज़ाम हुआ था। तो उसका एक क्वेश्चन पेपर है, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। फिलॉसफी सब्जेक्ट है और यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 है। ठीक है, और टोटल यहाँ पर इस सेक्शन के मार्क्स है 300। और इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है, 1/4, यानी कि सही करने पर 4 नंबर मिलेंगे और गलत करते हो तो 1 नंबर माइनस हो जाएगा, घट जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी एलिमेंट्स हैव बीन एक्सेप्टेड बाय द चारवाकाज, या फिर चारवाक्स कह सकते हैं, एज द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द यूनिवर्स। तो कितने एलिमेंट्स एक्सेप्ट करता है चारवाक कि उन चार मतलब उन एलिमेंट से मिलके ये यूनिवर्स बनी है। तो आप कमेंट सेक्शन में भी आंसर कर सकते हो। इसका आंसर है ऑप्शन 3, यानी कि 4 एलिमेंट से मिलकर ये जो यूनिवर्स है बनी हुई है। वो 4 एलिमेंट्स क्या है? अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर। ठीक है, बाकी के कुछ स्कूल जो है 5 एलिमेंट्स में मानते हैं, उसमें वो ईथर यानी आकाश को भी इंक्लूड कर देते हैं। लेकिन जो चारवाक है वो कहते हैं कि जो ईथर है, आकाश है, उसको हम डायरेक्टली परसीव नहीं कर सकते, उसको सिर्फ इन्फर किया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है। और वो सिर्फ एक परमाणु में मानते हैं जो कि है क्या? परसेप्शन, यानी प्रत्यक्ष। परसेप्शन में केवल मानते हैं चारवाक, तो इसलिए वो 4 एलिमेंट में मानते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2, द सोल इज नथिंग बट द कॉन्शियस बॉडी, विच स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी propounds दिस आइडिया। यानी कि जो सोल है वो और कुछ नहीं है, बस एक कॉन्शियस बॉडी है। यानी कि बॉडी में जो कॉन्शियसनेस है वो ही हम उसी को सोल कहेंगे। सोल कोई ऐसी चीज नहीं है। यानी कि यहाँ पर कॉन्शियसनेस भी जो होती है वो भी किस चीज से मिलके बनी होती है? मैटर से। तो ये जो व्यू है ये चारवाक का व्यू है। यहाँ पर चारवाक ऐसा बोलते हैं कि जो सोल है वो कॉन्शियस बॉडी के अलावा और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और ये जो सेकंड क्वेश्चन था इसलिए इनको मैटेरियलिस्टिक भी कहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि सोल हो या फिर कॉन्शियसनेस हो, अगर वो होती भी है अगर सोल, तो वो मैटेरियल यानी मैटर से मिलकर ही बनी होती है। तो इसलिए उनको मैटेरियलिस्ट भी बोलते हैं चारवाक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बोला गया है, अकॉर्डिंग टू विच स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी कॉन्शियसनेस इज नॉट एन इसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ आत्मा। यानी कि आत्मा में इनहेरेंटली जो कॉन्शियसनेस है वो प्रेजेंट नहीं होती है, वो जब ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आती है सेंसेस, उससे जो है कॉन्शियसनेस डेवलप होती है। ऐसा मानना न्याय इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी का मानना है ऐसा। ठीक है, जबकि जो अद्वैत वेदांत है वो इसका उल्टा मानते हैं कि जो कॉन्शियसनेस है वो पहले से ही इनहेरेंटली प्रेजेंट होती है आत्मा में। तो इसका आंसर है न्याय फिलोसफी। न्याय कहती है कॉन्शियसनेस जो है कोई इसेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है आत्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ये जो है मैचिंग टाइप क्वेश्चन है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। यहाँ पर जो है ये 4 प्रीस्ट दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में जो है ये संहिता दी हुई है, ऋग संहिता, या फिर इनको तुम वेद भी कहते हो जनरली, ऋग, यजुर, साम और अथर्व। तो इनको मैच करना है। तो होत जो प्रीस्ट है आपको पता है ये ऋग्वेद में होता है, इससे संबंधित है। उद्गात जो है ये सामवेद से संबंधित है। अध्वर्यु इसी प्रकार से ये आपका अध्वर्यु किससे है ये आपको ऑप्शन से भी पता चल जाएगा। इसमें मेरे को कन्फ्यूजन हो रही है क्योंकि ए का तो है 1, ए का 1 है, ये 2 ऑप्शन में है। बी का आपका 3 है, बी का 3rd है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 2 ही अगर तुम्हें पता थे फिर भी उसका आंसर आ गया है। और अध्वर्यु का यानी कि सी का आपका सेकंड हो जाएगा। सी का सेकंड यानी कि अध्वर्यु यजुर्वेद से रिलेटेड है। और ब्राह्मण या फिर सिंपली ब्रह्मा कह सकते हैं, तो ये
अथर्ववेद से रिलेटेड है। इसमें जो उद्गात वाला जो था ये प्रीस्ट इसके लिए ट्रिक है, क्योंकि सामवेद में जो है सॉन्ग्स को वहाँ पर मोस्टली सॉन्ग से रिलेटेड होता है, तो उद्गात यानी कि गाने से संबंधित आ रहा है यहाँ पर ये नाम, तो इससे तुम याद रख सकते हो उसको। तो यहाँ पर ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले बुलाया जाता है, पहला काम किसका है, होत का है, वो बुलाता है गॉड को, तो ये रिवेज से संबंधित है। उसके बाद वो गाना गाता है उनको प्लीज करने के लिए जो गॉड आ जाते हैं। उसके बाद अध्वर्यु अध्वर्यु क्या करेगा, रिचुअल्स करेगा। यजुर्वेद में जो है क्या है, रिचुअल्स है वो दिए गए हैं, और ब्राह्मण जो है उसका सुपरविजन करता है इस पूरे जो यज्ञ होता है उस टाइम पे। ठीक है, उस पूरे प्रोसेस का सुपरविजन का काम ब्राह्मण का होता है। तो ये 4 पृष्ठ थे, इनसे संबंधित है, तो इनको आपको याद रखना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अनास्तिकाया द्रव्याज। अनास्तिकाया द्रव्य, 2 तरह के द्रव्य होते हैं जैन फिलोसफी में, आस्तिकाया अस्तिकाया और अनास्तिकाया। तो अस्तिकाया जो द्रव्य होते हैं वे आपके 5 होते हैं। पुद्गल होता है, उसमें धर्म अधर्म आकाश आत्मा वो सब जो है अस्तिकाय द्रव्य में आते हैं। लेकिन एकमात्र जो अनास्तिकाय द्रव्य होता है वो आपका काल होता है, यानी कि समय, टाइम। तो टाइम जो है एकमात्र अनास्तिकाय द्रव्य होता है। इसमें पूछा है कि कौन सा अनास्तिकाय द्रव्य नहीं है, यानी कि टाइम को छोड़कर सारे ही अनास्तिकाय द्रव्य नहीं, वो अस्तिकाय द्रव्य है। तो ए बी डी ये आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसमें। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें बोला है हाउ मेनी तन्मात्राज हैव बीन एक्सेप्टेड बाय द सांख्य स्कूल ऑफ क्लासिकल इंडियन फिलोसफी। कितने तन्मात्राज जो है माने गए हैं, यहाँ पर 5 तन्मात्राज माने गए हैं। ठीक है, 5 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कि बोला गया है हाउ मेनी द्रव्याज हैव बीन एक्सेप्टेड बाय द जैनाज। तो जैन जो है वे एक्चुअली तो 6 द्रव्य को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन 6 यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, 7 है 5 है, तो ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पर 6 होना चाहिए था ऑप्शन में, लेकिन अगर इसमें से ही आपको सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पर 5 सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि 5 तो आपके अस्तिकाय द्रव्य ही होते हैं, और छठा जो काल होता है, समय होता है, वो अनस्तिकाय द्रव्य होता है। तो आपको याद रखना चाहिए कि द्रव्य जो है 6 होते हैं जैनिज्म में, तो ये क्वेश्चन गलत था यहाँ पे। तो इसका 6 आंसर होना चाहिए। 5 अस्तिकाय द्रव्य होते हैं, और जो 7वां और छठा जो होता है वो काल होता है, समय होता है, अनस्तिकाय द्रव्य है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें, 8 क्वेश्चन में आपको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। लिस्ट 1 में आपका ये मीमांसा सूत्र, ब्रह्म सूत्र, सांख्य कारिका, न्याय सूत्र ये दे रखे हैं, और लिस्ट 2 में उनके ऑथर दे रखे हैं जिन्होंने उनको जो है ऑथर मतलब लिखा है, राइटर है वो, उनको प्रपाउंड किया है, जो भी है उनसे जुड़े हुए हैं। मीमांसा सूत्र के रचयिता जो है ये माने जाता है आपके जैमिनी को, तो ए का 1 हो जाएगा। ए का 1 3 ऑप्शन में है। ब्रह्म सूत्र से संबंधित है बादरायण, यानी कि बी का 2 हो जाएगा, तो ये भी आपके 2 ऑप्शन में है 1 और 3 में। अब सांख्य कारिका जो है ईश्वर कृष्ण से संबंधित है, यानी कि सी का आपका 4th होगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और न्याय सूत्र के लिए गौतम जो है इससे संबंधित हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की। यहाँ पर बोला है अकॉर्डिंग टू वेदांत सार द सबसेक्ट्स ऑफ चार्वाक्स आइडेंटिफाई द सेल्फ विद, यानी कि वेदांत सार के अनुसार जो चार्वाक के सबसेक्ट्स है वो सेल्फ को किससे आइडेंटिफाई करते हैं? क्या वो ग्रॉस बॉडी से आइडेंटिफाई करते हैं, या फिर सेंस ऑर्गन से, या फिर वाइटल ब्रेथ से, या मेंटल ऑर्गन से? तो ये सारे ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है कि वो स्थूल शरीर से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इंद्रियों से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और प्राण से भी और मन से भी। तो वेदांत सार में जो है ये इस तरीके से चार्वाक के सबसेक्ट्स का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें, इसमें बोला गया है द करेक्ट सीक्वेंस फाउंड इन द कॉजल व्हील ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, यानी द्वादश निदान, और इसको हम प्रतीत समुत्पाद की डॉक्ट्रिन जो होती है डिपेंडेंट ओरिजिनेशन उसको बोलते हैं प्रतीतीय समुत्पाद। ठीक है, इसका आप बारे में बुद्धिज्म में ये बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट है ये,
कोजल व्हील ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, तो इसका हमें करेक्ट सीक्वेंस लगाना है। तो यहाँ पर जो है भाव तो जो है लास्ट में आएगा, मेरे को याद है यानी कि डी तो आपका लास्ट में रहने वाला है। वेदना के बाद तृष्णा आती है, यानी कि ए के बाद बी आएगा और डी लास्ट में है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ABCD, वेदना तृष्णा उपादान भाव। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 1। तो 12 लिंक्स होते हैं यहाँ पर, 12 लिंक्स ऑफ कोजल व्हील ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। आपको 12 के 12 वो लिंक जो है याद होने चाहिए, बुद्धिज्म में है कॉन्सेप्ट, और उनको एक सीक्वेंस में आपको पता होना चाहिए। शुरुआत जो है इग्नोरेंस यानी अविद्या से होती है, अविद्या के बाद बर्थ होता है, ठीक है, उसके बाद विज्ञान, वो सारे स्टेप आते हैं, तो आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, गूगल कर लेना 12 कोजल लिंक व्हील ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन की, उसका सीक्वेंस आपको याद आना चाहिए, या फिर बुक में पढ़ लेना भाई। बुक में इंडियन स्कूल ऑफ कौन सी बुक है, CD शर्मा की ए क्रिटिकल सर्वे ऑफ इंडियन फिलोसफी, उसकी PDF मैंने अपलोड कर रखी है अपने टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपने वो नहीं देखा है टेलीग्राम चैनल, उससे ज्वाइन हो सकता है अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, विच ऑफ द फॉलोइंग वेद आर इंक्लूडेड इन वेदत्रय। वेदत्रय में जो है इनमें से कौन से वेद आते हैं, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, 3 वेद आते हैं आपके, अथर्ववेद नहीं आता है वेदत्रय में। तो ABC यानी कि ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। हाँ, ऋग शाम यजु आते हैं ना, कि अथर्व आता है, अथर्व नहीं आता। आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर मैं कहीं मिस्टेक कर दूँ तो, ठीक है। Who among the following philosophers believed that self is nothing but a bundle of impressions? यानी कि impressions का बंडल है, जो भी impressions आते हैं उसी से मिलके बनी हुई है। तो ये डेविड ह्यूम जो है इस डॉक्ट्रिन में, इस थ्योरी में मानते हैं, तो डेविड ह्यूम यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 की बात करें, अरेंज एरिस्टोटल्स 4 टाइप्स ऑफ कॉजेज इन हायरार्की फ्रॉम लोअर टू हाईएस्ट फॉर्म। लोअर से हाईएस्ट में ये आपको अरेंज करने हैं, 4 कोज में मानते हैं एरिस्टोटल। तो उसमें जो है फाइनल कोज तो जो है लास्ट में रहेगा, तो डी तो आपका लास्ट में रहेगा, 1 और 4 में ये ऑप्शन है। स्टार्ट होता है आपका मेटीरियल कोज से, यानी कि बी से स्टार्ट होगा, उसके बाद फॉर्मल कोज आएगा, उसके बाद एफिशिएंट कोज आएगा, देन आपका कौन सा कोज आएगा, देन आपका फाइनल कोज आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये कोज जो है आप पढ़ भी सकते हैं, एरिस्टोटल की जो मेटाफिजिक्स है, एरिस्टोटल फिजिक्स है, मेटाफिजिक्स है यस, उसकी 4 बुक्स है ना यस। हाँ, तो वहाँ पर उन्होंने डिस्कस किया एरिस्टोटल ने, तो आपको मिल जाएगा, पढ़ लेना। Who among the following wrote critique of dialectical reason? तो इनमें से जो है किसने लिखा है क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिकल रीजन? ये मेरे को लगा था कि इसका आंसर कार्ल मार्क्स होगा, आप में से भी किसी को लग सकता है, लेकिन इसका आंसर सार्त्र है। एक बार फिर भी आप इसको क्रॉस चेक कर लेना इस वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर मैं बात करूं तो इसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो सबसे पहले माइंड बॉडी इंटरेक्शनिज्म, ये किस में होता है, ये डेकार्ट की फिलोसफी में आता है। माइंड बॉडी पैरेललिज्म की बात जो है स्पिनोजा करता है। और सी विंडोलेस मोनेट्स की बात आपके लेबनीज करते हैं, ठीक है, विल्हेम लेबनीज। और बचा एक ऑप्शन बचा क्या, स्ट्रीम ऑफ साइकोफिजिकल इवेंट्स, ये आपका परफेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो ए का 3 हो गया, और बी का आपका 1 हो गया, तो ऑप्शन नंबर 3, सी का 4, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें मेरे को 3 पता थे लेकिन 4 नहीं पता था। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पेपर है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, उनको सोल्व करने का ही फायदा होता है कि जो तुम्हें नहीं पता है, जैसे कि स्ट्रीम ऑफ साइकोफिजिकल इवेंट्स आपको नहीं पता था, ये किसने दिया है, तो ये परफिट से संबंधित है, इसको आप याद रख सकते हैं, इसके बारे में और भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने चाहिए, जो आपको पता नहीं है उनको भी एक बार गो थ्रू होना चाहिए उनसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर भी लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। नॉलेज थ्रू परसेप्शन, नॉलेज थ्रू इंट्यूशन, नॉलेज थ्रू क्रिटिकल रीजनिंग। तो इसमें जो है परसेप्शन के थ्रू नॉलेज जो है ये इम्पिरिसिस्ट ही होगा कोई, तो इम्पिरिसिस्ट तो आपके लोग है, तो लोग यानी ए हो जाएगा यहाँ पे। ए का आपका 3 हो जाएगा, 1 और 4 में 2 ऑप्शन है। बी नॉलेज थ्रू रीजनिंग विद
स्केप्टिक इंस्टेंस। स्केप्टिक इंस्टेंस तो आपका डेकार्ट का था, तो बी का आपका 1 होना चाहिए, बी का 1 यानी कि ये ऑप्शन हो जाएगा। और सी का आपका 4th होगा। क्रिटिकल रीजनिंग के थ्रू नॉलेज कांट से संबंधित है, और इंट्यूशन के थ्रू नॉलेज जो है ये ब्रैडले से संबंधित है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इन फैक्ट्स को जो है आपको याद भी रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में भी इनमें से ही कुछ क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, इनके ऑप्शंस भी देखने हैं आपको सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर भी मैचिंग का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 को मैच करना है लिस्ट 2 से। 1 प्रमाण किसमें मानता है? चारवाक जो है एक प्रमाण में मानता है, एक 1 हो जाएगा। ये 3 ऑप्शन में है। 2 प्रमाण में आपका बुद्धिज्म है, और 3 प्रमाण आपका सांख्य है, और 6 प्रमाण में आपका वेदांत मानता है, यानी कि बी का 4th है। बी का 4th यहाँ पे भी है। बी का क्या था आपका? बी का था 3rd, यानी कि ऑप्शन 2, और सी का 2nd। ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आपको सारे इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी में कौन कितने प्रमाण में मानता है पता होना चाहिए। चारवाक 1 में मानता है, बुद्धिज्म 2 में मानता है, ठीक है, और सांख्य 3 में मान रहा है। न्याय जो है आपके 4 प्रमाण में मानता है। न्याय का इंपॉर्टेंट है, न्याय 4 प्रमाण में मानता है। जैमिनी जो फाउंडर है मीमांसा स्कूल के, वो 3 प्रमाण में मानते हैं, परसेप्शन, इन्फरेंस और वर्बल टेस्टिमनी। जो आपके प्रभाकर और कुमारिल है, जो कुमारिल है, कुमारिल जो आपके 6 प्रमाण में मानते हैं, और प्रभाकर मीमांसा यानी कि जो प्रभाकर का स्कूल ऑफ मीमांसा है वो 5 प्रमाण में मानता है। प्रभाकर, इस पर भी क्वेश्चन आता है कि कौन किसका गुरु है। प्रभाकर का निकनेम गुरु है, लेकिन गुरु असलियत में कौन थे? प्रभाकर के गुरु कुमारिल थे, लेकिन निकनेम प्रभाकर का गुरु है, यानी कुमारिल के शिष्य थे प्रभाकर, लेकिन निकनेम प्रभाकर का गुरु है, गुरु के नाम से भी वो जाने जाते हैं। तो उन्होंने एक प्रमाण रिड्यूस कर दिया था यहाँ पर, ठीक है, अर्थपति को उन्होंने हटा दिया था। यस, तो ये जो है सब प्रमाण आपको पता होने चाहिए। और विशिष्ट अद्वैत में कौन है? विशिष्ट अद्वैत किसका है? रामानुज का है। तो रामानुज आपके 3 प्रमाण मानते हैं, और आपके मध्वाचार्य का जो स्कूल है द्वैत अद्वैत, वो भी आपके 3 प्रमाण मानते हैं। निम्बर्ग भी आपके 3 प्रमाण मानते हैं। तो सब आपको पता होना चाहिए। एक बार मैंने अपनी जो क्लासिकल इंडियन फिलॉसफी की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर सब वीडियोज मेंशन किया है, बताया है मैंने आपको, तो वो वीडियोज आप देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करें, कॉन्शियसनेस इज स्ट्रक्चरली इंटेंशनल, यानी कॉन्शियसनेस जो इंटेंशनल है, तो ये जो वर्ड है इंटेंशनल और कॉन्शियसनेस अगर एक साथ देखो तो बिना सोचे समझे हसल्ड पर जो है पिक कर देना, उससे संबंधित है ये। तो वो बोलते हैं कि इट इज ऑलवेज कॉन्शियसनेस ऑफ समथिंग, किसी की कॉन्शियसनेस होती है वो इंटेंशनल होती है, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज हुज आइडिया इज रिप्रेजेंटेड इन द अवर स्टेटमेंट। तो हसल्ड यानी कि एडमंड हसल्ड उनका पूरा नाम है, उससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें, इन बुद्धिस्ट फिलोसफी द नॉलेज गेन्ड फ्रॉम द वर्ड्स ऑफ बुद्धा इज ट्रीटेड एज वैलिड नॉलेज विद इन द कैटेगरी ऑफ। तो किस कैटेगरी में वो मानते हैं कि जो नॉलेज बुद्धा के शब्द से हुई है वो किस कैटेगरी में आएगी? इनमें से प्रत्यक्ष में, अनुमान में, शब्द में, उपमान में। आपको पता होगा बुद्धिज्म में जो है 2 प्रमाण में माना जाता है, परसेप्शन और इन्फरेंस, ठीक है। तो शब्द और उपमान तो नहीं हो सकते, तो वो बोल रहे हैं कि जो बुद्धा के शब्द है वो किस उसमें आएंगे प्रमाण में? तो वो अनुमान में आएंगे, क्योंकि बुद्ध खुद ही कहते थे कि जो मेरे शब्द है तुम उनको भी बिना सोचे समझे मत मान लेना, इंट्रोस्पेक्ट करना, सोचना उसके बारे में, इन्फर करना, उसके बाद मानना। तो अनुमान से संबंधित होंगे, अनुमान की कैटेगरी में फिट बैठेगा। तो ये आपका आंसर भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करें, यहाँ पर बोला गया है द फ्लो ऑफ कार्मिक पार्टिकल्स टुवर्ड्स द सोल इन जैन एथिक्स इज कॉल्ड, यानी कि जो कार्मिक पार्टिकल्स जैन एथिक्स में सोल की तरफ जाते हैं उस स्टेट को क्या बोला जाता है? उस स्टेट को असरव बोला जाता है, यानी कि जब कार्मिक पार्टिकल्स फ्लो करते हैं सोल की तरफ, फ्लो करने के बाद जब वो आत्मा से, सोल से चिपक जाते हैं तो उसको बंध बोला जाता है। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कौन सी स्टेज आएगी? समवर, यानी कि वो आना बंद हो जाएंगे कार्मिक पार्टिकल्स। समवर यानी कि स्टॉपेज, रुक जाएंगे। और उसके बाद निर्जरा यानी कि झड़ जाएंगे, गिर जाएंगे। गिरेंगे क्योंकि वो नॉलेज लेंगे। नॉलेज किसकी? उसके जो तीर्थंकर है उनकी सीख को उनको पढ़ेंगे,
उनकी डॉक्ट्रिन्स को पढ़ेंगे, नॉलेज होगी उन्हें, अच्छा कंडक्ट होगा, उनका आचरण होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वो झड़ जाएंगे, गिर जाएंगे और उसके बाद उन्हें क्या, केवल्य की प्राप्ति होगी, केवली बन जाएंगे फिर वो, ठीक है, अगर अपना आचरण सही रखेंगे। यानी कि जो त्रिरत्न है, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, वो करेंगे। तो ये जो है इनके, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है क्रोनोलॉजी में अरेंज करने के लिए कि पहले कौन सी स्टेट आती है, बाद में कौन सी। तो सबसे पहले अश्रव आती है, उसके बाद आपकी क्या आएगी, अश्रव के बाद बंध आएगी, उसके बाद संवर आएगी, उसके बाद निर्जर आएगी और फाइनली आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये जो है मोक्ष का मतलब यहाँ पर केवल्य से है, जो जैनिज्म में केवल्य, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। बुद्धिज्म में निर्वाण बोल देते हैं इसी को, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। अनुपलब्धि इज ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट प्रमाण बाई। अनुपलब्धि जो है सबसे लास्ट का प्रमाण होता है, तो नॉन एप्रीहेंशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अनुपलब्धि को नॉन एप्रीहेंशन बोलते हैं। पीछे क्वेश्चन में मैंने बोल दिया था कि जो प्रभाकर है वो अर्थपति में नहीं मान रहे। अर्थपति तो पोस्टुलेशन होता है, उसमें तो मानते हैं। नॉन एप्रीहेंशन में प्रभाकर जो हम नहीं मानते हैं, ठीक है। तो प्रभाकर 5 प्रमाण को एक्सेप्ट करते हैं, तो उनमें से ये नहीं है। गौतम 3 को एक्सेप्ट करते हैं और नागार्जुन भी आपके 2 या 3 को 2 को एक्सेप्ट करते हैं। परसेप्शन और इन्फ्लुएंस, नागार्जुन बुद्धिज्म से जुड़े हुए हैं। कुमारिल जो है 6 प्रमाण मानते हैं और जो छठा प्रमाण है ये अनुपलब्धि है, नॉन एप्रीहेंशन है। तो इसका आंसर जो है आपका कुमारिल हो जाएगा। कुमारिल भट्ट उनका पूरा नाम है। 22वें क्वेश्चन की बात करें अगर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमाण आर एक्सेप्टेड बाई रामानुज। रामानुज इनमें से कितने प्रमाण को एक्सेप्ट करते हैं? रामानुज को मैंने ऊपर भी बताया था, 3 प्रमाण को एक्सेप्ट करते हैं वो, परसेप्शन, इन्फेरेंस और वर्बल टेस्टिमनी। कंपैरिजन को वो नहीं करते हैं एक्सेप्ट। तो बी सी डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमाण इज नॉट एक्सेप्टेड बाई मध्वाचार्य। मध्वाचार्य भी आपके 3 ही प्रमाण को एक्सेप्ट करते हैं, परसेप्शन, इन्फरेंस और वर्बल टेस्टिमनी। तो ये तीनों तो करते हैं, तो जो नहीं करते हैं वो है कंपैरिजन। तो कंपैरिजन को एक्सेप्ट नहीं करता, तो ये आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द पुरुष सूक्त, वन ऑफ द हाइम्स ऑन क्रिएशन, इज कंटेन्ड इन विच वेद। जो पुरुष सूक्त है इनमें से किस वेद में पाया जाता है? तो ये ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त मिलता है आपको, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर बात करें, विच स्कूल ऑफ फिलोसफी स्टेट्स दैट इन ऑर्डर टू हैव प्रॉपर नॉलेज देयर आर बाउंड टू बी सम बेसिक बिलीफ्स दैट हैव पॉजिटिव एपिस्टेमिक स्टेटस। यानी कि कौन सा स्कूल ऑफ फिलॉसफी कहता है कि प्रॉपर नॉलेज होने के लिए कुछ बेसिक बिलीव्स होने चाहिए जिसका कुछ पॉजिटिव एपिस्टेमिक स्टेटस हो, यानी कि फाउंडेशनलिज्म, कुछ फाउंडेशन होनी चाहिए, तभी जो है तुम उसको प्रॉपर नॉलेज कंसीडर करोगे। तो ये काफी इजी था, ठीक है, इसको तुम कर सकते थे ऐसे ही पढ़ के। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर बात करें, विच स्कूल ऑफ फिलॉसफी स्टेट्स दैट फॉर ए बिलीफ टू बी जस्टिफाइड to be called knowledge, it must belong to a systematic set of beliefs। यानी कि किसी भी बिलीफ को जस्टिफाई करने के लिए, उसको नॉलेज मानने के लिए, वो एक सिस्टमैटिक सेट ऑफ बिलीफ्स में होना चाहिए। तो एक कोहेरेंटिज्म है, ठीक है, कोहेरेंट होना चाहिए। सिस्टमैटिक जो वर्ड दिख रहा है इसका मतलब कोहेरेंटिज्म से ही संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट इज द नेम ऑफ द फिलोसॉफिकल काउंटर पॉइंट विच आर्ग्यूज दैट इन स्पाइट ऑफ फुलफिलिंग ऑल द 3 कंडीशंस ऑफ जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ वी कैन नॉट गारंटी ए प्रॉपर एंड करेक्ट नॉलेज। तो जो प्रॉब्लम है ये गेटियर ने दी थी, उनका पूरा नाम आई गेस एडमंड गेटियर था। यस, आई है एडमंड गेटियर होगा। तो गेटियर प्रॉब्लम इसको बोला जाता है, जहां पर ये कि जो जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ है उसमें उनको प्रॉब्लम लगती है कि आर्ग्यू करते हैं उसके अगेंस्ट में कि 3 कंडीशंस ऑफ जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ को भी तुम अगर फुलफिल कर रहे हो तो भी तुम जो है गारंटी नहीं कर सकते कि वो जो है प्रॉपर नॉलेज है, करेक्ट नॉलेज है। तो ये गेटियर प्रॉब्लम इसको बोला जाता है, गेटियर प्रॉब्लम। 28th क्वेश्चन की बात करें, नेम द फिलोसोफर वो एक्सटेंसिवली डिस्कस्ड द डिफरेंस बिटवीन नोइंग हाउ एंड नोइंग दैट
तो इसका आंसर आपका गिलबर्ट राइल है। ठीक है, और इसी पर बेस्ड जो है यूजीसी नेट में भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आया था। यहाँ पर मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 में क्वेश्चन दिया हुआ था, नोइंग हाउ एंड नोइंग दैट को जो है मैच करना पड़ता था वहाँ पर गिलबर्ट राइल से। तो इस तरीके से जो यूजीसी नेट में है वहाँ पर सीयूटी पीजी के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और सीयूटी पीजी में कभी कभी नेट के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो आप जो है थोड़ा सा देख सकते हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपको टाइम मिलता है तो ये जो डिफरेंस है ये गिलबर्ट राइल ने दिया है नोइंग हाउ और नोइंग दैट का। 29 क्वेश्चन की बात करें अगर, नॉलेज इज नॉट पॉसिबल विच स्कूल ऑफ फिलोसफी propounds दिस व्यू, यानी कि नॉलेज पॉसिबल ही नहीं है उस पर संदेह करते हैं, तो यहाँ पर स्केप्टिसिज्म ये आंसर हो जाएगा आपका। स्केप्टिक होते हैं क्योंकि वो नॉलेज के प्रति, तो स्केप्टिसिज्म इसका आंसर हो जाएगा। नॉलेज इज नॉट पॉसिबल वो बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर बात करें, ये भी मैचिंग टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको थ्योरीज ऑफ ट्रूथ दी गई है। कोहेरेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ जो है डोमेट से संबंधित है। कोरेस्पोंडेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ जो है आपकी ये आपके एरिस्टोटल से संबंधित है। यस, ए का तो सेकंड है, ए का सेकंड है और बी का फोर्थ है, बी का फोर्थ है। ठीक है, प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ ट्रूथ आई गेस ये पियर्स से संबंधित है, सी का 1 होना चाहिए। और आपका डी का सिमेंटिक थ्योरी ऑफ ट्रूथ टर्स्की होना चाहिए। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट होना चाहिए। एक बार आप फिर भी एक बार चेक कर लेना क्योंकि सी और डी ऑप्शन में डाउट लग रहा है। जहाँ तक है ये सही है, प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ ट्रूथ जो है पियर्स का ही है। एक बार चेक कर लेना फिर भी। ऑप्शन 3 है मेरे हिसाब से इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ सिसेशन ऑफ लाइफ, यानी कि जहां पर जिंदगी का खात्मा हो रहा हो, सिसेशन का मतलब खत्म हो जाना, खत्म कर देना, या फिर तो लाइफ का खात्मा, लाइफ का जो है एंड हो रहा है, उससे संबंधित जो है प्रॉब्लम किस में देखने के लिए मिलती है। अबॉर्शन में, बिल्कुल अबॉर्शन में चाइल्ड की डेथ होती है, जो होने वाला बच्चा है, ठीक है, उसका अबॉर्शन यानी कि उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो ये भी बिल्कुल सही है। यूथनेशिया में भी जो है लाइफ को एंड किया जाता है, ये भी सही है। और कैपिटल पनिशमेंट में भी जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी होती है, मतलब लाइफ से संबंधित है, उसमें एंड होती है लाइफ। सैरोगेसी में ऐसा नहीं है, वहाँ पर तो बच्चा पैदा किया जाता है दूसरी मदर के द्वारा, यानी कि एक सैरोगेट मदर होती है। तो ए में तो जो है ये ए जो है यहाँ पर नहीं होगा, बी सी डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पर भी आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। डियोंटोलॉजी आपकी कांट से संबंधित है, आपको पता है। इमोटिविज्म स्टीवेंसन से संबंधित है। वर्च्यू एथिक्स आपकी एरिस्टोटल से संबंधित है। बचा कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, ये आपका बेंथम से संबंधित हो जाएगा। जो थ्योरी है यूटिलिटेरियनिज्म की, उससे। ठीक है, यूटिलिटेरियनिज्म जो है कॉन्सिक्वेंशियलिज्म में ही आता है। तो ये आपका ए का सेकंड है, यहाँ पे ए का सेकंड है। बी का क्या है आपका, बी का 3 है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें अगर, 33 में अकॉर्डिंग टू द चारवाक विच ऑफ द फॉलोइंग पुरुषार्थ शुड बी परस्यूड टुगेदर, कौन से पुरुषार्थ जो है एक साथ परस्यू करने चाहिए। तो 2 के पेयर दिए हुए हैं यहाँ पर। तो अर्थ और काम की वो बात करते हैं, क्योंकि मोक्ष तो जो है उसको रिजेक्ट ही कर देते हैं, तो डी को तो वैसे ही रिजेक्ट कर दिया। क्या फिर डी और सी जो है ये यहाँ पर करेक्ट होगा। धर्म को भी इतना वो प्रायोरिटी नहीं देते हैं। ठीक है, प्लेजर सीकिंग हिडोनिज्म की वो बात करते हैं कि भाई खाओ पियो मौज लो ऐस करो, अगर जो है पैसे नहीं है तो लोन ले लो, ऋण लेकर खाओ पियो। ठीक है, अगला जन्म होगा या नहीं होगा, इस जन्म के बाद क्या है, मोक्ष मिलेगा क्या होगा, तो इन सब चीजों को रिजेक्ट करते हैं वो। तो अर्थ और काम पर इनका मोस्टली फोकस होता है। तो पुरुषार्थ में वो 2 ही, अर्थ और काम पर परस्यू करने की उनको बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की अगर बात करें, अकॉर्डिंग टू द अद्वैत वेदांत स्कूल परसेप्शन ऑफ एन इल्यूजरी स्नेक इन ए रोप इन्वॉल्व्स द थ्योरी ऑफ, यानी को तुमने स्नेक को रोप समझ लिया या फिर रोप को स्नेक समझ लिया, उसका जो है भ्रम हो गया तुम्हें, तो ये अद्वैत वेदांत में इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अध्यास। अध्यास बोल सकते हैं इसको, या फिर क्या बोल सकते हैं, एरर को क्या बोलेंगे, भ्रम बोल सकते हैं सिंपली। तो ये सब जो है ये सब टर्म आते हैं इसके लिए। तो इल्यूजरी स्नेक इन ए रोप यानी कि
अध्यास हो गया है। 35th क्वेश्चन की अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द पंच महाव्रत ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म में पंच महाव्रत होते हैं, तो इनमें से क्या इंक्लूड होगा पंच महाव्रत में? सत्य होता है, अस्त्य होता है, ब्रह्मचर्य होता है, अपरिग्रह भी होता है, लेकिन धर्म नहीं होता। धर्म को अगर यहाँ पर हटा दे तो BCD बचता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो पंच महाव्रत जो है जैनिज्म के पता होने चाहिए आपको, इस पर भी क्वेश्चन आता है। यूजीसी नेट में इस पर सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए इस बार क्वेश्चन आया था 2026 में, जनवरी 2026 में अभी जो एग्जाम हुआ था वहां पर पंच महाव्रत को सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपके एग्जाम में भी हो सकता है सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए आ जाए इसका, तो इसको अच्छे से कर लेना। 36 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 36, इन जैनिज्म द वर्ड नास्तिक स्टैंड्स फॉर वन हु डज नॉट बिलीव इन द। तो नास्तिक का क्या मतलब है जैनिज्म में? जब हम कहते हैं कि ये नास्तिक है, नास्तिक का मतलब है कि वो वेदों को एज ए ऑथोरिटी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ से भगवान में मानने या ना मानने से कोई मतलब नहीं होता है नास्तिक का इंडियन फिलॉसफी में। और नास्तिक स्कूल में आपके जैनिज्म आते हैं और उनके अलावा बुद्धिज्म आते हैं, बुद्धिज्म और चारवाक, ये 3 स्कूल जो है नास्तिक की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि वेदों को एज ए अथॉरिटी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनमें वेदों में नहीं मानते हैं। बात करते हैं 37 क्वेश्चन की। यहाँ पर भी आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो ये बुद्धिज्म पर बेस्ड है क्वेश्चन, बुद्धिज्म पर बेस्ड है, यानी कि दुख का मतलब है कि यहाँ पर सफरिंग है, इस संसार में सफरिंग है, दुख है। ए का 3 है, ए का 3 ऑप्शन 2 और 4 में दे रखा है। दुख समुदाय, दुख समुदाय यानी कि उसका कुछ निवारण भी है, सॉरी उसका कुछ कारण भी है। अगर दुख है तो उसका कुछ कारण होगा, दुख समुदाय। अब कारण है तो उसका फिर कुछ निवारण भी होगा, उसको खत्म भी किया जा सकता है, दुख निरोध भी होगा फिर, यानी कि सी का 1 है, सी का 1 है और बी का 4th है और डी का आपका बचा हुआ क्या है, सेकंड, बी का सेकंड है, यानी कि उसका कुछ रास्ता भी होगा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपद, देयर इज अ वे लीडिंग टू सिसेशन ऑफ सफरिंग, और ये 8 फोल्ड पाथ इसको बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग। वो रास्ता कौन सा है? वो अष्टांगिक मार्ग है, यानी कि राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, ठीक है, राइट वो सब आया था है, संयम चरित्र, सम्यक जीवन यापन, लायक राइट लिव्ड, ठीक है, वो 8 के 8 आपको पता होने चाहिए, उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 38 की अगर बात करें, यहाँ पर बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द क्लेश रिकॉग्नाइज्ड इन द योग सिस्टम ऑफ फिलोसफी। इनमें से कौन से क्लेश रिकॉग्नाइज किए जाते हैं योग सिस्टम ऑफ फिलोसफी में? तो अश्मिता है, राग है, विपर्याय, अभिनिवेश। विपर्याय नहीं है, अश्मिता है, राग है, अभिनिवेश है, 2 और थे IAS। पंच क्लेश होते हैं, वो मेरे को अभी याद नहीं आ रहे, लेकिन विपर्याय तो नहीं होगा। तो ए वीडियो इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। आप एक बार देख लेना मेरी योगा वाली वीडियो, वहाँ पर मैंने पंच क्लेश का कॉन्सेप्ट जो है डिस्कस किया है, उसमें इन 3 के अलावा कौन से 2 हैं वो एक बार आप देख लेना, मेरे को अभी 2 याद नहीं आ रहे हो, लेकिन विपर्याय नहीं है, तो यह आंसर आपका यह करेक्ट हो जाएगा ABD। क्वेश्चन नंबर 39 की अगर बात करूं, अकॉर्डिंग टू विच स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी ऑफ द वेदास आर ऑथरलेस, इटर्नल एंड इनफॉलिएबल, यानी कि वेद जो है इनका कोई ऑथर नहीं है, वो इटर्नल है, अनंत है, शाश्वत है और कभी खत्म नहीं होंगे, वेद जो ऐसे रहने वाले हैं। ऐसा व्यू जो है किस इंडियन फिलोसफी में किस स्कूल का है? वो है आपका पूर्व मीमांसा का। पूर्व मीमांसा से कुछ बात करते हैं वेदों के रिगार्डिंग, जो है वेद जो है पहले से ही अपने आप में ऐसे ही है, किसी गॉड ने उनकी रचना नहीं की है, जैसे कि न्याय मानता है कि गॉड ने वेदों की रचना की है, लेकिन पूर्व मीमांसा का कहना है कि वेद अपने आप में इटर्नल है, ऑथरलेस है, ठीक है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं पूर्व मीमांसा वाले। क्वेश्चन नंबर 40 की अगर बात करें, यहां पर बोला है नेम द फैलेसी प्रेजेंट इन द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट। ये एक आर्ग्यूमेंट है, साउंड इज अ क्वालिटी बिकॉज इट इज विजिबल। तो यहां पर इसमें क्या कौन सी फैलेसी है? तो साउंड क्वालिटी इसलिए है क्योंकि वो विजिबल है, क्योंकि वो दिखाई देती है। साउंड तो सुनाई देती है, ये आपको पता होगा, साउंड दिखाई थोड़ी देती है। तो ये जो है इसके फॉर्म में ही गड़बड़ है, तो इसको तुम प्रूव नहीं कर सकते
इस मिडिल टर्म को माइनर टर्म में, तो ये स्वरूप आशिद्ध, यानी कि इसको तुम प्रूव नहीं कर सकते, असिद्ध है ये, तो इसका स्वरूप फॉर्म जो है वो तुम प्रूव नहीं हो सकता, तो ये गलत है। तो फोर्थ यहाँ पर आपकी स्वरूप आशिद्ध, यहाँ पे इसमें फैलेसी है। तो फैलेसी वाला वीडियो यानी कि हेतुवाभास वाला वीडियो आपने नहीं देख लेना, उसमें मैंने इस जो फैलेसी होती है न्याय स्कूल में या फिर इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी में, तो सारी फैलेसीज मैंने वहाँ पे डिस्कस की है। इस पर हर बार एक क्वेश्चन आता ही है, तो ये वीडियो जरूर देख लेना फैलेसी वाली। Which of the following dharma states that moral obligation or commitment to perform a right conduct is dependent on how an individual rightfully performs the conduct, considering the uniqueness of the given condition, and this act need not necessarily be in adherence to any given principle or value। यानी कि यहाँ पर कोई प्रिंसिपल कोई वैल्यू तुम फॉलो नहीं कर रहे हो, सिचुएशन के हिसाब से कोई राइटफुल कंडक्ट तुम करते हो, तो ऐसा जो है ये अपद धर्म में होता है, यानी कि इमरजेंसी में जहाँ पर तुम कुछ भी पहले से जो स्टैब्लिश नहीं है नॉर्म उसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर रहे हो, सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पर तुम करेक्शन करते हो, तो ये अपद धर्म में आएगा। वर्ण धर्म में ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर वर्ण के हिसाब से आपको कर्म करना होता है, जाति के हिसाब से भी नहीं, स्वधर्म यानी कि अपने आप में, तो यहाँ पर अपद धर्म इसका आंसर सही है मेरे हिसाब से। तो बाकी आपको क्या लगता है वो भी मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, सही लग रहा है कि गलत लग रहा है। विच फिलोसोफर स्टेट्स दैट गुडनेस इज अनकंडीशनली गुड, गुडनेस जो है अनकंडीशनली गुड है, एंड दैट इट हैज द क्वालिटी ऑफ यूनिवर्सलाइजेबिलिटी। गुडनेस जो है बिना किसी शर्त के गुड है, अच्छी है, और इसमें क्वालिटी है कि वो यूनिवर्सलाइज हो सकती है, सब पर लागू हो सकती है। तो ऐसी बात कुछ इमैनुअल कांत किया करते थे कि अगर तुम किसी चीज में मान रहे हो तो अगर वो ठीक है या नहीं उसको तुम यूनिवर्सलाइज कर दो। अगर तुम किसी के पैसे चुराते हो और तुम्हें ये जानना है कि जो तुमने ये कार्य किया है, जो पैसे चुराए हैं दूसरों के, ये सही है किया कि गलत किया, तो तुम इसको यूनिवर्सलाइज कर दो। मतलब फिर कोई भी चोरी करे, चाहे फिर दूसरा तुम्हारे पैसे चुरा ले, तो वो अगर वो जो तुमने चोरी की थी अगर वो सही थी तो ये भी सही होगी, क्योंकि तुमने वो यूनिवर्सलाइज कर दिया, वो सब पर लागू कर दिया कि अगर तुमने गलत नहीं किया था तो दूसरा वही कार्य कर रहा है तो वो भी गलत नहीं है, अगर वो गलत है दूसरा तो फिर तुम भी गलत थे, तो यूनिवर्सलाइज कर दो मैक्सिम को। तो ये जो है ऐसी बात कांत करते हैं, ये कांत की डॉक्ट्रिन है, कांत की थ्योरी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 43 की। Some of the 20th century philosophers who work on virtue ethics are also known according to their focus of study as। तो वर्चू एथिक्स जहाँ पर आए तो ये एरिस्टोटल से संबंधित हो जाता है, और इसके ऊपर स्टडी करने वालों को नियो एरिस्टोटलियन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 44 की। ये भी आपका मैचिंग टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ पनिशमेंट्स के टाइप्स दिए गए हैं, उनको मैच करना है। तो रिफॉर्मेटिव पनिशमेंट को सबसे पहले मैच कर लेते हैं, किससे मैच होगा, थर्ड वाला, यानी कि यहाँ पर रिफॉर्म किया जाता है टू अवॉइड फ्यूचर क्राइम टू बी लाइकली कमिटेड बाय अदर पीपल, फॉर सॉलिडेरिटी एंड डिफेंस ऑफ द सोसाइटी एट लार्ज, गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ रिहेबिलिटेशन। ठीक है, रिहेबिलिटेशन होता है यहाँ पर रिफॉर्मेटिव पनिशमेंट में, तो डी का तो थर्ड होगा। डी का थर्ड आपका एक ही ऑप्शन में, तो एक ही ऑप्शन से आपका आंसर आ रहा है। ए का फोर्थ होगा, यानी कि पनिशमेंट इक्विवेलेंट टू द ग्रीवेंस कॉज्ड बाय द पर्सन, यानी कि जो उसने हानि पहुंचाई है पर्सन ने, उसके इक्वल ही उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो ये रेट्रीब्यूटिव पनिशमेंट है, जितना उसने नुकसान किया उतना ही पनिशमेंट दो। बी का 1 है टू अवॉइड फ्यूचर क्राइम टू बी लाइकली कमिटेड बाय अदर पीपल, डेटरेंट पनिशमेंट, यानी कि फ्यूचर में ऐसा क्राइम ना हो तो इसलिए उसको पनिशमेंट दी जा रही है, तो ये डेटरेंट पनिशमेंट है। सी का सेकंड है, यानी कि फॉर सॉलिडेरिटी एंड डिफेंस ऑफ द सोसाइटी एट लार्ज, प्रिवेंटिव पनिशमेंट, यानी कि बचाया जा सके सोसाइटी को उनके डिफेंस में, तो ये पनिशमेंट दी जा रही है। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 45 की। ये भी आपका मैचिंग टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पर ये थ्योरीज दी गई है एथिक्स की और इनको मैच करना है इनकी डेफिनेशन के हिसाब से। तो डियोंटोलॉजी में ड्यूटी आता है, तो यहाँ पर कहीं पर ड्यूटी दिख रहा है क्या? वर्चू एथिक्स में वर्चू आएगा, वर्चू एंड कैरेक्टर एज द प्राइमरी एट्रीब्यूट्स ऑफ एथिक्स, तो ए का तो 3 होगा, ए का 3 यहाँ पर 2 ऑप्शन में है।
अब बी का 1 होगा कि 4 होगा, बी का 1 होगा कि 4 होगा। जजमेंट ऑफ राइट और रॉन्ग थ्रू द रिजल्ट, रिजल्ट के बेसिस पर तो कॉन्सिक्वेंशियलिज्म में होता है, तो बी का आपका 1 हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन, वो फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। सी का 4th है एथिकल एंड वैल्यू जजमेंट एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग एंड एटीट्यूड, ये इमोटिविज्म में आता है। और डी का सेकंड है मोरल इवैल्यूएशन ऑफ ए कंडक्ट बेस्ड ऑन रूल एंड प्रिंसिपल्स, तो डियंटोलॉजी में रूल और प्रिंसिपल्स की बात होती है, उसके अनुसार आपका जो है कंडक्ट का मोरल इवैल्यूएशन होता है, उसके उसको जो है इवैल्यूएट करते हैं बेसिकली। तो इसका ऑप्शन 1 था। क्वेश्चन नंबर 46 की अगर बात करें तो 46 में जहां पर आपको क्या करना है, अरेंज करना है इन वैलिड मूड्स को प्रॉपर सीक्वेंस में, पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा। फेरियो सिलेरेंट बारबेरा डेरी, तो यहाँ पर बारबेरा में आप देख रहे हो, यहाँ पर वोवेल्स को देखना होता है ए ए ए, तो ए ये तो सबसे पहले ही आता है, सबसे पहला तो इसी से स्टार्ट होता है कौन सा सीक्वेंस, तो सी तो सबसे पहले आएगा, सी सबसे पहले आएगा, सेकंड या फोर्थ इनमें से कुछ आंसर होगा। अब बी दोनों में है तो बी इसके बाद आएगा, ए आएगा पहले कि डी आएगा, या फिर लास्ट में डी आएगा कि ए आएगा, ये देखना है हमें। डी है आपका, यहाँ पर इसके वो निकाल लेते हैं वोवेल्स ई आई आई, और ए आपका है ई आई ओ, ई आई ओ, तो ओ जो है ये लास्ट में आएगा, यानी कि ए आपका लास्ट में आएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर 4 होना चाहिए मेरे हिसाब से, ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। इसको सीक्वेंस में हमें लगाना था, तो सबसे पहले मेरे हिसाब से तो सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ए आएगा। एक बार आप बता देना इसका क्या आंसर है, मुझे तो ये लग रहा है, ठीक है। और इस पर हर बार ही क्वेश्चन आ रहा है, ये जो बुलियन कैटेगरीज होती है मूड्स की, तो इन पर क्वेश्चन आते ही हर बार, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। 47 क्वेश्चन की अगर बात करें, टू सी वेदर ए हाइपोथेसिस इज ट्रू derive some prediction from it. If the prediction is true, then the hypothesis is confirmed. If the prediction is false, then the hypothesis is disconfirmed. Which method does the above statement represent? तो ये आपका hypothetical deductive method है, यहाँ पर डिडक्शन से कर रहे हैं, hypothetical situation है, तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, डेफिनेशन बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, हमें बताना है व्हाट इज द कंट्राडिक्शन ऑफ प्रोपोजिशन ए इन द स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। ए का जो है कंट्राडिक्शन क्या होता है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में, ये कुछ स्क्वायर होता है, यहाँ पर ए यहाँ पे होता है, आई यहाँ पर होता है, ए सॉरी ई आई ओ, ई होता है यहाँ पर ए ई आई ओ, तो ये दोनों जो है कॉन्ट्राडिक्टरी है और ये दोनों जो है कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो ए के कॉन्ट्राडिक्टरी ओ होता है, यहाँ पर ऑप्शन ओ करेक्ट हो जाएगा, यानी कि फोर्थ। ई का कॉन्ट्राडिक्टरी आपका आई होता है, और ए और ई आपस में कॉन्ट्रारी होते हैं, कॉन्ट्रारी। आई और ओ आपस में क्या होते हैं, सब कॉन्ट्रारी, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इस बार कॉन्ट्राडिक्शन पे आया, हो सकता है कि बार कॉन्ट्रारी पे आ जाए, फिर सब कॉन्ट्रारी पे आ जाए। ए और आई क्या होते हैं आपस में, और ई और ओ क्या होते हैं, ये होते हैं सब अल्टरनेशन होते हैं, सही, सब अल्टरनेशन, ठीक है, स्पेलिंग आप देख लेना, सब अल्टरनेशन, ए और ए आई और ई ओ। तो इस क्वेश्चन का आंसर था आपका ऑप्शन 4 यानी ओ, ए के कॉन्ट्राडिक्टरी को होता है। 49th क्वेश्चन की अगर बात करें, यहां पर अकॉर्डिंग टू द न्याय सिस्टम ऑफ फिलोसफी इन द प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज कारण इज, न्याय सिस्टम ऑफ फिलोसफी में प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज में कारण क्या होता है, कारण एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉज होता है, उससे तुम्हारी जो है नॉलेज प्रोड्यूस होती है, असाधारण कारण होता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर न्याय स्कूल ऑफ फिलोसफी की जो मैंने बात की है, उस पर वीडियो बनाया, उसमें इसकी बात भी की है, तो आप देख लेना एक बार उस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 50 की अगर बात करें, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव लक्षण, इनको मैच करना है लिस्ट 2 से, ठीक है। तो लक्षण का आपको पता होगा क्या होता है, लक्षण क्या होता है, when the definition does not suffer from any fallacy, when the definition does not cover all the elements of the target set, ये तो आपका असंभव है, जब डेफिनेशन कवर नहीं करती है सारे एलिमेंट्स को द टारगेट सेट, when the definition goes beyond the elements of the target set, when the definition doesn't cover any element of the target set,
तो जब कोई फैलेसी नहीं हो रही है तो लक्षण होता है डी का, तो फोर्थ होगा। डी का फोर्थ आपका दो ऑप्शन में है, ए का 1 होगा कि थर्ड होगा, और सी का आपका थर्ड होगा कि 1 होगा, देख लेते हैं। सी असंभव, यानी कि व्हेन द डेफिनेशन डज नॉट कवर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द टारगेट सेट और डज नॉट कवर एनी एलिमेंट ऑफ द टारगेट सेट। जब कोई भी एलिमेंट टारगेट सेट का वो कवर नहीं करता, उस हिसाब से मेरे को लग रहा है असंभव होगा। सी का 1 होना चाहिए, सी का 1 यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 होना चाहिए, ए का थर्ड होना चाहिए। अव्याप्ति का मतलब है व्हेन द डेफिनेशन डज नॉट कवर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द टारगेट सेट, और अतिव्याप्ति का मतलब हो जाएगा व्हेन द डेफिनेशन गोज बियॉन्ड द एलिमेंट्स ऑफ द टारगेट सेट। तो ये क्वेश्चन एक बार देख लेना, इसमें मेरे को डाउट हो रहा है। डी का तो फोर्थ ही है, अब ऑप्शन 2 होगा कि 1 होगा, एक बार ये आपको चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन 2 लग रहा है मुझे तो ऐसे, एक बार चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 51 की अगर बात करें, यहाँ पर अद्वैत वेदांत में ट्री के केस में स्वागत भेद किसको बोला जाएगा? स्वागत भेद क्या होगा? तो ट्री, जो डिफरेंस होगा ट्री का यानी कि पूरे ट्री का उसके पार्ट्स के साथ, यानी कि जो उसका उस पर फ्रूट्स आ रहे हैं, फ्लावर है, उनके साथ जो डिफरेंस है उसको स्वागत भेद बोलते हैं। भेद का मतलब डिफरेंस, तो यानी कि पूरे ट्री का उसके पार्ट्स के साथ ही जब भेद करते हैं, डिफरेंस करते हैं, तो उसको स्वागत भेद बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अदर भेद भी होते हैं यहाँ पर, उनके नाम जो है वो एक बार आप देख लेना, मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं। यानी कि जो लिखे हैं ना, द डिफरेंस बिटवीन इट्स ब्रांच एंड फ्रूट्स, डिफरेंस बिटवीन ट्री एंड अदर ट्रीज, तो इनके भी पर्टिकुलर नेम होते हैं हिंदी में, तो एक बार देखने पड़ेंगे, लेकिन इसका आंसर तो ऑप्शन 3 है। क्वेश्चन नंबर 52 की अगर बात करें, अकॉर्डिंग टू द न्याय सिस्टम इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वैलिड नॉलेज, व्यापार स्टैंड्स फॉर। व्यापार का क्या मतलब है? यहाँ पर व्यापार का मतलब है दैट विच इज बोथ ए कॉज एंड एन इफेक्ट, यानी कि जो दोनों है, कोज भी है और इफेक्ट भी है, उसको ही बोलते हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वैलिड नॉलेज। और दोनों होता है, दोनों कॉज भी है और इफेक्ट भी है, उसी को व्यापार बोलते हैं यहाँ पे। तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 की अगर बात करें, यहाँ पर बोला गया द डेफिनेशन ऑफ नॉलेज एज अनाधिगत अबाधित अर्थ विषय का ज्ञातवम। तो ये डेफिनेशन जो है नॉलेज की, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मेमोरी एक्सक्लूड हो गई है, लेकिन जो वैलिड सोर्सेज ऑफ नॉलेज है वो इनक्लूड है। अनादिगत अबाधित यानी कि मेमोरी को एक्सक्लूड करना है, और जो अर्थ आएगा वो किससे आएगा? जो दूसरे वैलिड सोर्सेज ऑफ नॉलेज है उससे। तो मेमोरी को यहां पर एक्सक्लूड करने की बात है डेफिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 54 की अगर बात करें, 54 में क्या बोला गया है? अकॉर्डिंग टू निम्बर्क द 3 काइंड्स ऑफ इनएनिमेट यानी कि मैटर। एनिमेट का मतलब जो लिविंग बींग्स होती है, और इनएनिमेट का मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि मैटीरियल बींग्स है वो। तो निम्बर्क आचार्य के अनुसार 3 तरह के मैटर है, इनएनिमेट्स हैं, वो क्या क्या है? अप्राकृत, प्राकृत और काल। द्वेष नहीं है, तो 3 यहां पर इनएनिमेट है निम्बर्क के अनुसार, ए, बी और सी। ए, बी, सी आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। इसमें बोला गया है विच मॉडल ऑफ लॉजिक डज शंकर यूज। शंकर अपनी जो फिलॉसफी है उसमें कौन सा मॉडल यूज करते हैं लॉजिक का? वो उसमें करते हैं अन्वय व्यतिरेकी। अन्वय व्यतिरेकी, अन्वय भी है व्यतिरेकी भी है, ठीक है। अन्वय रिलेटेड होता है पॉजिटिव से पॉजिटिवली जब स्टैब्लिश करते हैं व्याप्ति को, और व्यतिरेकी आईएस नेगेटिवली जब स्टैब्लिश करते हो। तो ये मॉडल लॉजिक जो शंकर यूज करते हैं, अन्वय व्यतिरेकी। 56 जो है इसमें क्वेश्चन की बात करते हैं, द सीक्वेंस ऑफ द अव्यवाज इन ए टिपिकल न्याय सिलोगिज्म इज। जो 5 आपके इसमें अव्यवाज होते हैं, इसको मैं प्रोनाउंस सही से नहीं कर पा रहा हूँ, तो उनका सीक्वेंस जो है आपको लगाना है, एक अरेंजमेंट में लगाना है। पहले क्या आएगा, बाद में क्या आएगा? तो सबसे पहले तो प्रपोजिशन आती है, यानी प्रतिज्ञा आती है। सबसे पहले ए आएगा, ऑप्शन 1 है और 2 है। ए के बाद बी आएगा या सी आएगा, उपनय आएगा या फिर सी हेतु आएगा। हेतु आएगा
यानी कि ऑप्शन सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ACEBT, यानी कि प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण और उसके बाद उपनय, उपनय का मतलब एप्लीकेशन होता है, उपनय का मतलब एप्लीकेशन, उदाहरण यानी एग्जाम्पल, और डी लास्ट में निगमन हो जाएगा, निगमन का मतलब कंक्लूजन। तो ये आपका सीक्वेंस रहेगा, ऑप्शन सेकंड यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। वेन डायग्राम को इनमें से किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं? तो वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम इनमें से आपका ये ओवरलैपिंग सर्कल्स यहाँ पर होते हैं, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। इट इज एन आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस एंड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स टू डिस्प्ले देयर लॉजिकल फॉर्म्स यूजिंग ओवरलैपिंग सर्कल्स। कुछ इस तरह का होता है वेन डायग्राम, इस तरीके से होता तो वेन डायग्राम होता है। 58 क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ प्रोबेबिलिटी जजमेंट। कौन सा स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी जजमेंट के नेचर को? ए प्रोबेबिलिटी जजमेंट एट्रीब्यूट्स ए डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी टू एन इवेंट, टू एन इफेक्ट और टू ए थिंग्स हैविंग सम प्रॉपर्टी। ये तो सही लग रहा है। दूसरे भी देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी जजमेंट एट्रीब्यूट्स ए वे टुवर्ड्स सर्टेनिटी, सर्टेनिटी नहीं होती वहां पे, ये तो गलत है। A probability judgment highlights probable combination of truth or falsity of an event, an effect or a thing. Probable combination of truth or falsity ये हो सकता है। A probability judgment highlights a degree of probability in a propositional statement. तो सबसे ज्यादा तो एक्यूरेट यही है, पहला वाला है। probability judgment attributes a degree of probability to an event, to an effect or to a things having some property. तो ये जो है यहाँ पर ज्यादा करेक्ट लग रहा है मुझे, ऑप्शन 1 होना चाहिए इसका। 59th क्वेश्चन की अगर बात करें, जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू ऑफ कॉजल रीजनिंग। कॉजल रीजनिंग के बारे में इसमें से क्या सही है? डिडक्टिव रीजनिंग इन विच द फर्स्ट प्रीमाइस एक्ट्स एज ए cause for a consequent event as an effect. Deductive reasoning in which some effect is inferred from what is assumed to be its cause but not the vice versa. Inductive reasoning है in which some effect is inferred from what is assumed to be its cause or some cause is inferred from what is assumed to be its effect. Inductive reasoning है in which some cause is inferred from what is assumed to be its effect but not vice versa. तो causal reasoning में तो आई गेस डिडक्टिव रीजनिंग होती है, जिसमें पहला प्रीमाइस जो है करता है कॉज की तरह फॉर द कॉन्सिक्वेंट इवेंट एज इफेक्ट, जो आगे आने वाला इफेक्ट है उसके लिए। तो ये कॉजल रीजनिंग के लिए ऑप्शन 1 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, यहाँ पर दिया गया है P देन Q, P उसका जो है कंक्लूजन Q आया। What is the name of the form of argument? इसको क्या बोलते हैं? P then Q, P और therefore Q। इसको modus ponens बोलते हैं, ये आपने लोचा में पढ़ा होगा, सिंपल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। अब 61 में क्या बोला गया है? प्रिपेयर क्रोनोलॉजी ऑफ 4 वेव्स ऑफ फेमिनिज्म एज रिप्रेजेंटेड बाय दीज फेमिनिस्ट। 4 वेव्स हुई हैं फेमिनिज्म की, तो उन 4 वेव्स में इन चारों लोगों का कुछ योगदान रहा है, तो उस हिसाब से हमें अरेंज करना है कि कौन पहले आएगा, कौन बाद में आएगा, कौन फर्स्ट वेव से संबंधित है, कौन सेकंड से, कौन थर्ड से, कौन फोर्थ से। तो हमें पता है मैरी वोस्टनक्रॉफ्ट जो है ये आई गेस 1785 के आसपास रही थी। और उन्होंने एक ऐसे भी लिखा था, ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन। टैली पेरीग्रॉड कुछ ऐसे नाम था, वो फ्रांस के आई गेस कुछ पॉलिटिशियन थे। पेरी यार अभी नाम याद नहीं आ रहा है। तो मैरी वोस्टनक्रॉफ्ट जो है फर्स्ट वेव से संबंधित है। बी ऑप्शन पहले आएगा, उसके बाद आपका सिमोन द बोर सेकंड वेव से संबंधित है, यानी कि BC आएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। उसके बाद डी रेबेका वॉकर आएगा, उसके बाद ए यानी कि वेंडी डेविश आएगा। ये फोर्थ वेव से लेटेस्ट जो है फेमिनिस्ट वेव जो है उससे संबंधित है। तो BCDA ये करेक्ट ये आपका सीक्वेंस हो जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। 62 क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ पर बोला गया है वो अमंग दीज बिलोंग टू द स्कूल ऑफ पॉलिटिकल लिबरलिज्म। पॉलिटिकल लिबरलिज्म से कौन संबंधित है? JS मिल भी है, जॉन रोल्स भी है, जॉन रोल्स है, इजाबेलिन भी है, JS मिल है कि नहीं है? BCD
जेएस मिल नहीं है, यस यह है टॉम बोटमोर नहीं है, इसका ऑप्शन एबीसी लग रहा है, ऑप्शन 2। एक बार चेक करना है, मुझे तो एबीसी लग रहा है। टॉम बोटमोर का तो नाम मैंने नहीं सुना, एक बार फिर भी चेक कर लेना ये टॉम बोटमोर है कि नहीं है। एबीसी लग रहा है मुझे तो, एक बार तुम्हें देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ पर बोला है कि इनमें से कौन जो है जस्टिस के बारे में बात करता है, जस्टिस के बारे में। तो आपको पता है जॉन रोल्स जो है वो तो बात करते हैं जस्टिस की, अमर्त्य सेन भी करते हैं और प्लेटो भी करते हैं, तीनों ने ही जस्टिस को लेकर थ्योरीज दी हैं अपनी अपनी। लेकिन जो मॉरिट्ज स्लिक है ये बात नहीं करते हैं जस्टिस की, इनफैक्ट ये तो कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी में आते हैं और ये हेगल के टाइम पे फ्लरिश किए थे या फिर उनसे पहले ही किए थे। तो बीसीडी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। बात करें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 की, यहाँ पर बोला है कि इनमें से कौन जो है सोशल डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन के इरेडिकेशन को लेकर वर्क करता है, यानी कि जो सामाजिक भेदभाव है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, उसके लिए वर्क करता है, उसको खत्म करने के लिए। कास्ट सिस्टम, जो भी चीजें, सती प्रथा या फिर जो भी चाइल्ड मैरिज वगैरह, वुमेन के एजुकेशन की बात करता है। तो ये सारे ही लोग, सावित्रीबाई फूले, पेरियार, अंबेडकर, टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, ये सारे ही लोग जो है इस एरिया में वर्क करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ABCD आई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, ये बोलता है अकॉर्डिंग टू अंबेडकर विच टेक्स्ट कंटेन्स द फर्स्ट रेफरेंस टू द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम का सबसे पहले जिक्र या फिर रेफरेंस, संदर्भ कहाँ पे मिलता है, इनमें से किस टेक्स्ट में मिलता है अंबेडकर के अनुसार। तो अंबेडकर के अनुसार ये ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद में भी कहाँ पे, पुरुष सूक्त में, पुरुष सूक्त में ऐसा जिक्र है जहां पर बोला गया है कि ये ब्राह्मण के शरीर से मतलब डिफरेंट पार्ट से डिफरेंट वर्ण निकले थे और वहीं से फिर कास्ट सिस्टम भी इवेंचुअली इवॉल्व हुआ, यानी कि हेड से निकला ब्राह्मण और बाकी भी यहाँ एक हिस्से भी वो निकला। तो ये बकवास सी जो थ्योरी है, बेकार सी, ये ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में है। आई होप आप में से कुछ लोग बिलीव भी करते होंगे इसमें, और करते भी होंगे तो क्या ही हो जाएगा उससे। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, यहाँ पर बुक्स दे रखे और ऑथर दे रखे हैं, उनको मैच करना है। हु वर द शूद्रास, ये बुक है, ये B.R. अम्बेडकर ने लिखी है। रिलीजन ऑफ मैन ये टैगोर ने लिखी है। हिंद स्वराज आपकी गांधी ने लिखी है और आइडिया ऑफ जस्टिस आपका अमर्त्य सेन ने लिखी है। तो ए का आपका हो जाएगा 1, ए का 1 हो जाएगा, बी का 4th हो जाएगा यानी कि ऑप्शन 3rd हो जाएगा, सी का 2nd है और डी का 3rd है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16, हु होल्ड्स द व्यू दैट आई फॉर एन आई विल ओनली मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। एक आंख के बदले दूसरी आंख, तुमने मेरी एक आंख फोड़ी तो मैं भी तुम्हारी एक आंख फोड़ दूंगा, तो इससे क्या होगा, पूरा संसार अंधा हो जाएगा। ये जिसका व्यू है, ये गांधी का व्यू है। वो ऐसा भी जैसे कि जीसस क्राइस्ट कहते थे कि अगर कोई एक थप्पड़ मार रहा है तो तुम एक गाल आगे कर दो, उसको दूसरा थप्पड़ मत मारो। तो उनसे ही कहीं ना कहीं इंस्पायर लगती है उनकी फिलॉसफी भी, जब वो भी कहते हैं कि ऐसे ही करो, ठीक है, तुम मत लो दूसरे की आंख, अगर तुम्हारी किसी ने आंख फोड़ दी तो तुम मत फोड़ो। तो मुझको तो थ्योरी बकवास लगती है वैसे। आई होप आप में से कुछ लोग बिलीव करते होंगे गांधी के, गांधीवादी भी हो सकता है आप में से कुछ लोग, तो हो सकता है आपकी आपको अच्छी लगती हो, बट मुझे नहीं लगती। ठीक है, तो आई फॉर एन आई विल ओनली मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, ऐसा गांधी का मानना था। क्वेश्चन नंबर 68 की अगर बात करें, अकॉर्डिंग टू B.R. अम्बेडकर द शूद्रास इन इंडिया वर ओरिजिनली, शूद्र जो थे वो ओरिजिनली क्या थे अम्बेडकर के अनुसार। अम्बेडकर के अनुसार शूद्र जो है, जैसे कि वो अपनी बुक हु वर द शूद्रास में डिस्कस करते हैं कि वो क्षत्रिय थे ओरिजिनली। जब उनका युद्ध हुआ, वॉर हुआ आर्यंस के साथ, आर्यंस उसमें जीत गए, जिससे क्या उनकी पोजीशन जो है काफी डाउनग्रेड हो गई, उनको काफी नीचे कर दिया आर्यंस ने, उनको निम्न कोटि का माने जाने लगा वहां से। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म, तो इसका भी आंसर आपका अम्बेडकर ही है, अम्बेडकर ने लिखी है ये बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 70,
ये लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। यहाँ पर एम के गांधी ये कॉन्सेप्ट देते हैं नई तालीम के, यानी कि नई शिक्षा पद्धति। बी आर अम्बेडकर जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात करते हैं, ये वर्क उनका है। आर एन टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, ये रिलीजन ऑफ मैन, ये कॉन्सेप्ट देते हैं। और अमर्त्य सेन जो है आर्ग्यूमेंटेटिव मैन इंडियन, आर्ग्यूमेंटेटिव इंडिया। तो ये कुछ इस तरीके से मैचिंग होगी। एम के गांधी यानी कि नई तालीम, ए का 3 है, इसी से आपका आंसर हो जाता। बी का 4 हो गया और सी का 1 यानी कि, और डी का 2 अमर्त्य सेन फॉर आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन। क्वेश्चन नंबर 71 की अगर बात करें, इसमें बोला गया है हूम द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक फ्रीडम फ्रॉम द नॉन, यानी कि जो जाना जा चुका है उसको भूल जाओ, उससे फ्री हो जाओ। तो ऐसी कुछ बातें जिडो कृष्णमूर्ति करते थे। उनकी ये बुक का नाम है फ्रीडम फ्रॉम द नॉन, उसके ऑथर है जिडो कृष्णमूर्ति। तो ऑप्शन 1 ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चॉइसलेस अवेयरनेस ये कॉन्सेप्ट भी जिडो कृष्णमूर्ति से जुड़ा हुआ है। अगर आपके क्वेश्चन में अगर आपके जो है कभी आ जाएगी एग्जाम में, तो ये आप कर देना, चॉइसलेस अवेयरनेस फॉर जिडो कृष्णमूर्ति। एक और क्वेश्चन है फिर, ये एम के गांधी किससे संबंधित है? सर्वोदय से संबंधित है। आर एन टैगोर ये आपका सरप्लस इन मैन से संबंधित है। बी आर अम्बेडकर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। अमर्त्य सेन न्याय नीति, ये जो है इकोनॉमिस्ट थे क्योंकि। तो ये आपका मैचिंग रहेगी। एम के गांधी फॉर सर्वोदय यानी कि ए का 3, तो ये भी एक ही ऑप्शन से हो गया। बी का 4, सी का 2, डी का 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 73, वो ऑन द फॉलोइंग बिलीव दैट डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ मॉब एंड दस द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, यानी कि एक भीड़ का तंत्र है, भीड़ शासन करती है, जो लोग डिजर्विंग भी नहीं होते वो डेमोक्रेसी में रूल करते हैं। तो प्लेटो ऐसी बात करते थे, वो डेमोक्रेसी के खिलाफ थे क्योंकि उसी डेमोक्रेसी ने उनके गुरु सोक्रेटिस की जान ले ली थी। तो उनके अनुसार जो रूलर होना चाहिए वो फिलोसोफर किंग होना चाहिए, जिसको नॉलेज हो, जो रैशनल हो, रीजनिंग की कैपेसिटी हो। ये नहीं कि भीड़ तंत्र में, जैसे कि डेमोक्रेसी में कोई अनपढ़ भी आपका प्रधानमंत्री हो सकता है, तो उसके खिलाफ थे प्लेटो। तो इसीलिए डेमोक्रेसी के खिलाफ थे। तो ये प्लेटो आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 की अगर बात करें, वो अमंग द फॉलोइंग आर्ग्यूज दैट जस्टिस कैन बी अचीव्ड ओनली व्हेन अनफ्रीडम लाइक पॉवर्टी, इलिटरेसी, एक्सप्लॉयटेशन एक्सेट्रा आर ओवरकम। तो इनमें से कौन जो है आर्ग्यू करता है कि जस्टिस अचीव हो सकता है जब इन चीजों से तुम क्या हो, अनफ्रीडम, पॉवर्टी, लिटरेसी, एक्सप्लॉयटेशन, ये सब जो है कम हो जाए। ये सारी अनफ्रीडम है, इनसे तुम फ्री होने चाहिए, पॉवर्टी, लिटरेसी, एक्सप्लॉयटेशन, तो इनको कम किया जाना चाहिए। तो ये जो है आपकी थ्योरी है अमर्त्य सेन की। जस्टिस जो है तभी अचीव हो सकता है जब ये अनफ्रीडम, पॉवर्टी, लिटरेसी, एक्सप्लॉयटेशन ये कम हो जाएंगी, तो तभी जस्टिस मिलेगा आपको। तो अमर्त्य सेन की थ्योरी है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, हु अमंग द फॉलोइंग आर्ग्यूड that positive liberty and negative liberty are not merely two distinct concepts, but these can be not only opposed but also be incompatible to a single political idea। तो पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी का ये कॉन्सेप्ट, जहां पर भी आप देखो ये नाम, इसके लिए वकालत करती हैं आपकी कौन? ईजा बर्लिन। ऑप्शन 4 ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ये हो गया है आपका वीडियो का एंड। यहाँ पर हमने 75 क्वेश्चंस जो है पूरे डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हर एक क्वेश्चन आप जो है समझ पाए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में फिर भी डाउट रह जाता है या फिर आपको लगता है कि मैंने कोई क्वेश्चन गलत बता दिया है, तो आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप सीयूईटी पीजी फिलॉसफी की तैयारी कर रहे हैं, मार्च 2026 में आपका टारगेट है कि आप उसको क्लियर करो एग्जाम को, आप एग्जाम देने वाले हो मार्च में, और आपको लग रहा है कि सिलेबस कवर हो गया है या फिर कवर नहीं भी हुआ है लेकिन प्रैक्टिस करना चाहते हो, क्वेश्चन रियल क्वेश्चंस, एग्जाम लेवल क्वेश्चन जो कि लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड हो सीयूईटी पीजी फिलॉसफी के, तो आप उसके लिए एक
टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। उसके लिए मैंने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है 22 जनवरी से पहले। अगर आप लेते हो तो आपको 60% डिस्काउंट मिलेगा। 599 की वो टेस्ट सीरीज पड़ेगी। उसका लिंक जो है मैंने, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक है वो कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है। आप वहां से उसको एक्सेस कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो टेस्ट सीरीज में। ऑलरेडी जो है बच्चे जुड़ रहे हैं वहाँ पर, तो आप भी जो है जुड़े उससे और अपनी जो तैयारी है उसको और ज़्यादा अच्छा बनाएं, प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की। और अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको दिक्कत आ रही है, कुछ भी डिस्कस करना चाहते हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और किसी टॉपिक पर चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट कर सकते हो। दैट्स इट। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी और आपको मज़ा आया होगा। तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है। अगर आप चैनल से और नए हो, अभी जुड़े हो, तो दैट्स इट। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।